वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली। आइए, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे आज के सेशन में। आई होप कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप लोगों की पढ़ाई लिखाई एकदम टनाटन चल रही होगी। आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के अपने अगले पार्ट में हाजिर हैं और आपको पता होगा कि हम लोग लास्ट सेशन में चैप्टर नंबर 15 के ऊपर बातचीत कर रहे थे, जहां पर हमने गांधी के बारे में जो कुछ फंडामेंटल्स थे उन्हें समझा था, जाना था। और आज के सेशन में हम गांधी जी को इंडिया में बुलाएंगे। लेकिन इसके पहले कि हम गांधी को इंडिया में बुलाएं, हमें कुछ बातों को समझना और जानना होगा जिसकी सीख गांधी को साउथ अफ्रीका यानी कि दक्षिण अफ्रीका में मिली। तो इस सेशन की शुरुआत करेंगे कि साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने क्या सीखा, और जब हम इस चीज़ को समझ लेंगे तो उसके बाद फिर हम आगे समझेंगे कि जब उनका भारत में आगमन होता है तो स्थितियाँ और परिस्थितियाँ किस प्रकार से बदल जाती हैं। समझिए कि जब वो भारत में आने से पूर्व दक्षिण अफ्रीका में अपने एडवेंचर्स की ओर आगे बढ़ रहे थे, तो गांधी जी को वहां पर मूलतया क्या सीख मिलती है, वो क्या चीजें सीखते, समझते और जानते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप जानें तो वहां पर चीजें कैसी रही। ठीक है, ठीक है। इसे आप समझिए। गांधी की दक्षिण अफ्रीका में शिक्षाएं या सीख, अगर मैं स्पष्ट तौर पर इसे देखूं तो आप क्या पाते हैं कि गांधी को सबसे पहले तो दक्षिण अफ्रीका में यह बात समझ में आ गई कि आम जन के पास संघर्ष की असीम क्षमता है, संघर्ष की असीम क्षमता है। आम जन के पास संघर्ष की असीम क्षमता है। विभिन्न समुदायों के बीच जो समन्वय है उसे स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि वहां पर उन्होंने जो आश्रम बनाए उसमें सभी धर्म जाति के लोग एक साथ मिलके रहते थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने ये भी जाना दक्षिण अफ्रीका में ही कि सत्य व अहिंसा संघर्ष का आधार होने चाहिए, संघर्ष का आधार होने चाहिए। उन्होंने यहीं पर यह भी समझा कि कई बार नेताओं को जन भावना के विरुद्ध निर्णय लेने होते हैं, जन भावना के विरुद्ध कठोर निर्णय लेने होते हैं, जन भावना के विरुद्ध कठोर निर्णय लेने होते हैं। आप देखते हैं कि जब भारत में असहयोग आंदोलन चलता है तो वहां पर चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी इस पूरे आंदोलन को वापस ले लेते हैं, सिर्फ इस आधार पर कि ये आंदोलन अब अहिंसात्मक नहीं रह गया, जबकि लगभग सभी लोग गांधी जी का इसमें विरोध कर रहे थे। लेकिन गांधी जी ने इस बात की सीख दक्षिण अफ्रीका में ले ली थी कि कई बार हमें जन भावनाओं के विरुद्ध जो निर्णय होते हैं उन्हें लेने ही होते हैं और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सत्याग्रह का सिद्धांत, सत्याग्रह का सिद्धांत, तो सत्याग्रह का सिद्धांत वहीं पर वो विकसित करते हैं, तो वहीं पर सत्याग्रह का सिद्धांत भी विकसित होता है। आपने ये भी समझा। और अब जब अगला प्रश्न हमारे सामने आता है वो ये है कि वास्तव में सत्याग्रह है क्या। जैसे हमने कहा कि सत्याग्रह का सिद्धांत उन्होंने वहां पर विकसित किया, तो सत्याग्रह क्या है। सत्याग्रह का सीधा सा तात्पर्य है सत्य के लिए आग्रह। लेकिन मैं आपको बता दूं कि
अरबिंदो घोष भारत में एक सिद्धांत को विकसित करते हैं जिसे अक्रिय प्रतिरोध कहा गया, जिसे अक्रिय प्रतिरोध कहा गया। अक्रिय प्रतिरोध को आप पैसिव रेजिस्टेंस भी बुला सकते हो, अक्रिय प्रतिरोध या फिर पैसिव रेजिस्टेंस। गांधी जी का जो सत्याग्रह का सिद्धांत है वो वास्तव में अक्रिय प्रतिरोध का ही एक रूप है। शुरुआती भाव में तो वो उसे पैसिव रेजिस्टेंस ही कह दिया करते थे। तो अगर आप ध्यान दो तो सत्याग्रह जो है वो अक्रिय प्रतिरोध में से ही निकला है। लेकिन सत्याग्रह के कुछ मूलभूत आधार हैं और ये जो भावना है वो कहाँ से आती है आपको इसे भी समझना और जानना होगा। ये भावना कहाँ से आ रही है आप इसे भी समझो और जानो। तो देखो, सबसे पहले तो वो टॉल्स्टॉय की फिलॉसफी से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। वो टॉल्स्टॉय की फिलॉसफी से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ठीक है। और यहाँ पर जो कि एक रशियन राइटर थे, लियो टॉल्स्टॉय। तो टॉल्स्टॉय का जो सिद्धांत था, सत्य व अहिंसा का, इसमें सबसे पहले तो आप अक्रिय प्रतिरोध ही रखो। सबसे पहले तो जो सत्याग्रह है उसमें अक्रिय प्रतिरोध है। अक्रिय प्रतिरोध में आप टॉल्स्टॉय का सत्य व अहिंसा जोड़ो, टॉल्स्टॉय का सत्य व अहिंसा का सिद्धांत, टॉल्स्टॉय का सत्य व अहिंसा का सिद्धांत। और गांधी जी का अपना भी सत्य व अहिंसा को लेकर एक विचार था। गांधी के सत्य व अहिंसा को लेकर विचार, वो इन तीनों चीजों को जब मिक्स करते हैं तब यहां पर तैयार होता है सत्याग्रह। सत्याग्रह की जो पृष्ठभूमि है उसका आधार तैयार करते हैं दो सिद्धांत। उसके आधार में क्या है, एक तो है सत्य और दूसरा है अहिंसा। सत्य और अहिंसा इसके आधार हैं। सत्याग्रह की तकनीक क्या है या क्रिया क्या है, सत्याग्रह का जो व्यावहारिक स्वरूप है वो कैसे आता है, व्यावहारिक आधार आपको कैसे देखने को मिलेगा। व्यावहारिक आधार का मतलब यह है कि सत्याग्रह अपने आप में एक सिद्धांत है, लेकिन जब सत्याग्रह को आपको वास्तविक रूप में भूमि पर लाना होगा, उसकी प्रतिक्रिया देखनी होगी, तो वो किस प्रकार से आम जन के सामने आता है, इसमें क्या तकनीक इस्तेमाल की जाती है। तो अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पर 3 तरीके की तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो होता है असहयोग। असहयोग के बाद होता है सविनय अवज्ञा, और तीसरा होता है भूख हड़ताल। असहयोग में आप सभी प्रकार के सहयोग को वापस ले लेते हैं, जबकि सविनय अवज्ञा में कानूनों का उल्लंघन किया जाता है। और भूख हड़ताल वास्तव में गांधी जी जो भारतीय जन थे उनके विरुद्ध जो संवेदनशीलता है उन्हें जागृत करने के लिए इस्तेमाल करते थे। हमने देखा कि वो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में मजदूरों में संवेदनशीलता को जगाने के लिए भूख हड़ताल का सहारा लेते हैं। बिल्कुल वहीं दूसरी ओर आप ध्यान दें तो जब वो पूना पैक्ट की स्थिति आती है, मैकडोनल्ड अवार्ड आता है, तो वो संवेदनशील बनाने के लिए अंबेडकर जी को भूख हड़ताल का सहारा लेते हैं। तो भूख हड़ताल उनकी सत्याग्रह की एक क्रिया है।
असहयोग आंदोलन में आप देखिए तो असहयोग का पक्ष लिया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन में सविनय अवज्ञा का पक्ष लिया गया। तो ये जो आंदोलन चलाए जाते हैं उनमें जो प्राथमिक क्रम होता है वो असहयोग का होता है और उसके बाद सविनय अवज्ञा का पक्ष आता है। तो ये तो अक्रिय प्रतिरोध से निकला हुआ एक कॉन्सेप्ट है सत्याग्रह, जिसका विकास गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में ही किया। उन्होंने उसका वहां पर उपयोग भी किया और जब वो भारत में आए तो भारत में भी सत्याग्रह के इस सिद्धांत का उपयोग किया गया। एक जो सत्याग्रही होता है उसके भीतर कुछ बहुत ही विशेष गुण होने चाहिए, जैसे कि जो भी सत्याग्रही है उसे सत्य और अहिंसा का पालन करना होगा। सत्याग्रही कभी भी अपने अंदर जो विरोधी है या फिर जो दुश्मन है उसके प्रति दुर्भावना नहीं लाता। उसे बुराई से समस्या है, बुरे व्यक्ति से नहीं। सत्याग्रही इस बात को स्वीकार करता है कि जब वो सत्य के मार्ग पर चलेगा तो उसे अनेक प्रकार की यातनाएं सहनी पड़ेगी और उसे वह सत्य के व्रत के रूप में स्वीकार करता है उन यातनाओं को। सत्याग्रही कभी भी हिंसात्मक प्रतिक्रिया नहीं देता, आप उसके ऊपर चाहे जितनी भी हिंसा करें। सत्याग्रही कभी भी कोई एक कमजोर व्यक्ति नहीं हो सकता, कभी भी कोई कायर व्यक्ति नहीं हो सकता। सत्याग्रही बनने के लिए आपको असीम स्तर की मानसिक शक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपके प्रति हिंसा का उपयोग किया जाएगा और आप उसके प्रत्युत्तर में हिंसा नहीं कर सकते। अगर कोई आपको एक थप्पड़ मारे तो पलटकर थप्पड़ मारना आसान है, बजाय इसके कि आप उस थप्पड़ को बर्दाश्त कर लें। तो इस तरीके से आप देखें तो वो सत्याग्रह के विचार को वहाँ पर विकसित करते हैं और एक सत्याग्रही कैसा होना चाहिए वो विचार भी वहाँ पर उनका विकसित होता है। अब गांधी जी की इसके बाद भारत में एंट्री होती है। जब गांधी जी भारत में आते हैं तो उनके मन में वो गोखले जी से मिलते हैं। तो गोखले जी तब जीवित थे जब वो यहाँ पर आए, तो वो जनवरी 1915 में ही भारत में आ गए और गांधी जी जब जनवरी 1915 में भारत में लौटे तो यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय थे। दक्षिण अफ्रीका में वो जो कुछ भी कर रहे थे, उनकी भारत में एक छवि थी और वो ये थी कि दक्षिण अफ्रीका में एक गांधी जी हैं जो अंग्रेज़ों से अपनी बात मनवा लेते हैं। यहाँ भारतीय नेता चाहे जितने संघर्ष कर लें वो अंग्रेज़ों से अपनी बातें नहीं मनवा पाते, लेकिन वो इस बात में काफ़ी ज़्यादा समर्थ हैं। तो इस बात को लेकर भारत में उनकी छवि जो है वो काफ़ी अच्छी थी। उनकी छवि इस बात को लेकर भारत में काफ़ी अच्छी थी। इसके अतिरिक्त जब वो भारत में आते हैं तो वो गोखले जी से पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। जब वो यहाँ पर आते हैं तो उन्हें एक ग्रैंड वेलकम भी मिलता है, सभी लोग उनका इंतजार कर रहे होते हैं। होम रूल आंदोलन के नेता एनी बेसेंट तिलक जी को उम्मीद थी कि वो होम रूल आंदोलन का हिस्सा बनेंगे, वहीं कांग्रेस को उम्मीद थी कि वो कांग्रेस को ज्वाइन करेंगे। लेकिन जब उन्होंने गोखले से पूछा तो गोखले ने ऐसा कुछ भी करने से मना किया। उन्होंने कहा जब आप भारत में आए हैं तो सबसे पहले आपको भारत को जानना और समझना चाहिए। भारत को जानने और समझने के उद्देश्य से वो भारत में आने के बाद किसी भी राजनीतिक संगठन या आंदोलन से नहीं जुड़ते हैं। एक बात वो और भी स्पष्ट करते हैं कि वो किसी भी आंदोलन से या किसी भी राजनीतिक दल से तभी जुड़ेंगे जब वो उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को स्वीकार करेगा। अगर कोई भी दल उनके सत्य और अहिंसा के सिद्धांत को स्वीकार नहीं करता है, सत्याग्रह में वो भरोसा नहीं रखता है, तो वो ऐसे किसी भी दल को स्वीकार नहीं करेंगे। तो इसके बाद वो फैसला करते हैं कि वो भारत को जानेंगे और समझेंगे और 1 साल तक लगातार वो भारत के गांवों में जाकर यात्राएं करते हैं और किसानों से मिलते हैं। उन्होंने ये पाया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसान पूरी तरीके से अलग थलग पड़े हुए हैं। किसान जो कि भारत का सबसे वंचित वर्ग है, उसको किसी भी प्रकार का कोई विशेषाधिकार नहीं है, ना ही उन्हें किसी प्रकार की यातनाओं से मुक्ति मिलती है, ना ही कोई राजनीतिक संगठन या राजनीतिक दल राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी सहभागिता को सुनिश्चित कर रहा है और ना ही उनकी मांगें उठाई जा रही हैं। जब वो इस बात को देखते हैं तो बहुत निराश होते हैं। पब्लिक अपीयरेंस की बात करें कि पहली बार वो जनमानस के सामने कब आते हैं, तो जनमानस के सामने वो पहली बार 1916 में जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का उद्घाटन समारोह था तो वहां पर आए। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को बनवाने में मदन मोहन मालवीय जी का बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। उसके लिए उन्होंने काशी नरेश से भूमि दान में ली और भूमि दान में लेने की अपनी एक उसकी कहानी है कि काशी नरेश ने कहा था कि आप जितना भी एक दिन में भूमि पैदल चल के कवर करेंगे वो आपको मैं दान में दे दूंगा। तो वो जो पूरी बीएचयू का पूरा जो कैंपस है आज बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का, वो वास्तव में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक मदन मोहन मालवीय ने पैदल चलकर पूरा किया था। और उसके बाद उन्होंने भारत के विभिन्न देशी रियासतों से जाकर अनुदान लिया था, डोनेशन लिया था और चंदा लेकर इस पूरे विश्वविद्यालय को बनवाया
फरमाया गया था। तो उसके बाद जब पहली बार वो वहाँ पर पब्लिक अपीयरेंस दिखाते हैं तो फिर वो किसानों के मुद्दों की बात करते हैं कि भारतीय राजनीति में किसानों का ये जो मुद्दा है वो कितना ज़्यादा उपेक्षित है, और इस पर वो भारतीय राजनीतिक नेताओं के, आंदोलनकारी नेताओं की आलोचना भी करते हैं। तो इस तरीके से वो गांधी जी जो हैं वो भारत में पहली बार अपनी एंट्री करते हैं और लोगों के मन में एक आस्था उभरती है कि हो सकता है कि उनके लिए चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हों। जब वो यहाँ पर आते हैं तो उन्होंने सत्याग्रह के सिद्धांत का विश्लेषण करते हुए उसके उपयोग का प्रयास किया, और उनके 3 एक्सपेरिमेंट्स इनिशियली यहाँ पर आए जिसमें उन्हें सफलता भी मिली। और वो 3 इस तरीके से समझे जाते हैं कि जब गांधी जी भारत में आए तो उन्होंने केक खाया। गांधी जी भारत में आए और केक खाते हैं। यहाँ पर सी से निकलता है चंपारण, सी से क्या निकलता है? चंपारण। ए से क्या निकलता है? अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, अहमदाबाद मिल स्ट्राइक। और तीसरा क्या निकल के आता है? तीसरा यहां पर निकल के आता है खेड़ा सत्याग्रह। तो ध्यान दीजिए ये 3 के तीनों सत्याग्रह ही हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो उन्होंने जो अपना टूल था सिविल डिसोबीडियंस यानी कि सविनय अवज्ञा, उसको टेस्ट किया। यहां पर इसे पहला सविनय अवज्ञा कहा जाता है, इसे पहली भूख हड़ताल कहा जाता है, और इसे पहला असहयोग कहा जाता है। इसे पहला असहयोग कहा जाता है। तो उनके 3 जो पहल रही वो भारत में आंदोलन के स्वरूप में देखने को मिली। तो सबसे पहले तो आप देखिए कि जो चंपारण सत्याग्रह 1917 में होता है, चंपारण का मामला वैसे तो काफ़ी पुराना था। वास्तव में वहाँ पर एक 3 कठिया सिस्टम चला करता था। अगर आप देखें तो बागान मालिक जो हुआ करते थे चंपारण के क्षेत्र में, ठीक है। तो जो 3 कठिया पद्धति थी उसमें क्या होता था कि भारत में एक फसल होती थी जिसको इंडिगो या नील कहा जाता था। नील का उत्पादन वैसे तो भारत में बहुत पुराना है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान भी नील का उत्पादन किया जाता था, लेकिन नील के उत्पादन को भारत में कमर्शलाइजेशन करने का जो श्रेय है वो अंग्रेजों को जाता है। उन्होंने उसका बाजारीकरण किया, और बाजारीकरण करने के लिए उन्होंने किसानों को बाध्य किया कि वो नील का उत्पादन करें। नील के उत्पादन के लिए जब किसानों को बाध्य किया गया तो उसके लिए एक पद्धति को तैयार किया गया, और जो पद्धति वहाँ पर विकसित हुई उसे 3 कठिया कहा गया। वास्तव में जिस भी भूमि पर नील को उगाया जाता था वो भूमि पूरी तरीके से बंजर हो जाती थी। 3 कठिया सिस्टम को 3 कठिया कहने के पीछे की बात ये थी कि अगर आप बिहार के क्षेत्र में जाते हैं तो वहाँ पर जो भूमि है उसे बीघा और कट्ठा में विभाजित किया जाता है। तो जो 1 बीघा होता है उसमें 20 कट्ठे होते हैं। तो ये जो पूरा फॉर्मूला था वो 20 कट्ठों का था, और इसे उत्तर प्रदेश में बिस्वा या बिस्सा कहा जाता है। तो 20 बिस्वा या 20 कट्ठे का 1 बीघा बनता है। तो 1 बीघे में जो 20 कट्ठा होता है उसमें कहा गया कि किसान 3 कट्ठे पर नील का उत्पादन करेगा। इसका 2 उद्देश्य था। एक तो किसान बाकी जगहों पर फूड क्रॉप यानी कि भोजन के जो भोज्य पदार्थ हैं उनका उत्पादन कर पाएंगे, और दूसरा कि 3 बिस्वे पर जो आपने या 3 कट्ठे पर जो आपने उत्पादन किया है नील का, वो जमीन 3 साल के लिए बंजर हो जाएगी, 4 साल के लिए, तो आप अगले वाले 3 कट्ठे पर कोई उत्पादन करिए। तो इससे जमीन का रोटेशन मेंटेन करते थे वो लोग। फिर क्या होता है कि जर्मनी में जब औद्योगिकरण होता है तो वहां पर कई सारे उद्योग बनते हैं। 2-3 उद्योग जर्मनी में बड़े विकसित हुए, जिसमें एक तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री थी, बहुत अच्छी कारें बनने लगी जर्मनी में। दूसरा उद्योग जो वहां पर बहुत ज्यादा विकसित हुआ वो था केमिकल इंडस्ट्री। तो केमिकल उद्योग जो वहां पर, रसायन उद्योग जो वहां पर विकसित हुआ, वहां पर कई तरीके की रासायनिक क्रियाएं करवा के उन्होंने केमिकल्स तैयार किए। उन्हीं केमिकल्स को बनाने के क्रम में जर्मनी में सिंथेटिक डाई को बना लिया गया। सिंथेटिक डाई का मतलब लैब में बने हुए नीले रंग से था। तो जब लैब में बना हुआ नीला रंग तैयार हुआ तो वो नील से निकलने वाले नीले रंग से भी ज्यादा उन्नत किस्म का था और काफी अच्छा था। इस लिहाज से यूरोप में अब इंडिगो प्लांट से निकलने वाले नीले रंग की आवश्यकता खत्म हो गई। यद्यपि उनका उत्पादन भारत में फिर भी होता रहा और उसको लेकर किसानों का शोषण भी होता रहा। किसानों ने यहाँ पर 3 कठिया सिस्टम का विरोध किया और कहा कि वो नील का जो उत्पादन है उसे नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें बाध्य किया गया और उनका शोषण किया गया।
इस क्रम में वो मदद की गुहार लगाते हैं कि उन्हें मजबूर किया जा रहा है नील के उत्पादन के लिए और इसके लिए उन्हें सही प्रकार से मूल्य भी नहीं दिया जाता है। अब हम क्या देखते हैं कि इस चीज़ से परेशान होकर वो जो किसान हैं वो अपने मुद्दे को वहाँ के जो लोकल नेता हैं राजकुमार शुक्ल उनके पास लेकर जाते हैं। राजकुमार शुक्ल कहते हैं कि देखिए, समस्या के समाधान के लिए हमें एक बड़े नेता की आवश्यकता पड़ेगी। तो इस समस्या के समाधान के लिए रामकृष्ण शुक्ल गांधी जी को पत्र लिखते हैं। तो गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर, मजहरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी, ये सभी लोग मामले की जांच करने के लिए चंपारण पहुंचते हैं। लेकिन चंपारण पहुंचते ही अधिकारियों ने उन्हें चंपारण से जाने का आदेश दिया। वहां के कमिश्नर का आदेश आया कि वो चंपारण में नहीं घुसेंगे। लेकिन गांधी जी ने कहा कि वो इस कानून की अवज्ञा करेंगे और वो चंपारण में घुसेंगे। उन्होंने इस कानून का विरोध करते हुए, मतलब उन्हें जो रोका गया था चंपारण में जाने से, वैधानिक चेतावनी गई थी, उसका उन्होंने विरोध किया और वो चंपारण में घुस जाते हैं। चंपारण में घुसकर वो पहली बार सविनय अवज्ञा करते हैं, मतलब कि सरकार की किसी आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और वहां पर जाकर वो सरकार के ऊपर दबाव बनाते हैं कि तीन कठिया सिस्टम को खत्म किया जाए। सरकार के इस अनुचित विरोध आदेश के विरुद्ध जो गांधी जी का अहिंसात्मक प्रतिरोध था, जो सत्याग्रह का सर्वोत्तम तरीका था, इसे ही सविनय अवज्ञा कहा गया। अंग्रेजों ने अंतिम रूप में एक आयोग का गठन किया और आयोग ने गांधी जी को भी अपना सदस्य बनाया। तिनकठिया पद्धति को अंतिम रूप में समाप्त किया गया। जो अवैध वसूली बागान मालिकों ने किसानों से की थी, उसका 25% हिस्सा किसानों को लौटाने को भी कहा गया और इसी के साथ ये जो तीन कठिया सिस्टम है वो भारत में से समाप्त हो गया और गांधी जी का ये जो पहला पहल था, यानी कि चंपारण सत्याग्रह, ये सफल हुआ। गांधी जी की जो छवि थी कि गांधी जी क्राइसिस मैनेजर हैं और गांधी जी अंग्रेजों से अपनी बात मनवाना चाहते हैं, इमेज रिटेन हुई। इसके बाद अगला उन्हें क्रम मिलता है जब अहमदाबाद मिल हड़ताल की स्थिति आती है 1918 में। अब 1918 का ये मुद्दा वास्तव में प्लेग बोनस का मुद्दा था। हम क्या देखते हैं कि 1718 में जब वहां पर प्लेग आता है तो प्लेग के चलते जो टेक्सटाइल मिल यानी कि कपड़ा उद्योग था, उसमें मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया, क्योंकि प्लेग में तो भाई जान का खतरा था। तो मिल मालिकों ने क्या कहा कि वो उन्हें बोनस देंगे, एक्स्ट्रा पैसा देंगे अगर वो इस प्लेग की स्थिति में भी काम करने के लिए आते हैं। जो अतिरिक्त पैसे की बात हुई तो ये जो वर्कर्स थे, मजदूर थे, वो इन मिलों में काम करने के लिए गए। ठीक है, तो अहमदाबाद की मिलों में जब मजदूर काम करने के लिए गए तो उन्हें 100% का बोनस दिया गया। ये कुछ ऐसे है कि अगर उनकी 100 रुपए की सैलरी है तो उसके ऊपर उन्हें 100 रुपए का बोनस दिया जाएगा और इस तरीके से अब उन्हें 200 रुपए मिलेंगे। ये जो पूरी प्रक्रिया थी, इससे मजदूरों को बहुत लाभ हुआ और उन्होंने बड़ी खुशी खुशी इस पर कार्य भी किया, इस पर कार्य किया। लेकिन धीमे धीमे क्या होता है कि प्लेग की जो स्थिति है वो समाप्त हो जाती है और जब प्लेग की स्थिति समाप्त हुई तो जो मिल मालिक थे उन्होंने इस प्लेग बोनस को समाप्त करने का फैसला किया, मतलब मजदूरों को वापस से 100 रुपए की सैलरी मिलेगी। इस बात पर मजदूरों ने विरोध किया क्योंकि उन्हें काफी लंबे समय से 100% अतिरिक्त मूल्य मिल रहा था, यानी कि डबल सैलरी मिल रही थी और अब उन्होंने कहा कि इससे तो उनको मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आप प्लेग बोनस मत खत्म करिए। तो मिल मालिकों का यह कहना था कि भाई जब प्लेग था तो हमने बोनस दिया, प्लेग खत्म तो बोनस खत्म। मिल मालिकों की बात यहां पर सही थी, लेकिन मजदूरों का अपना तर्क था। उनका यह कहना था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो महंगाई बढ़ी है उसमें उनका सामान्य सैलरी में काम नहीं चल पा रहा है, इसीलिए जरूरी है कि उनकी सैलरी को बढ़ा दिया जाए। तो मिल मजदूरों का ये कहना था, उनकी ये मांग थी कि ठीक है, छोड़िए आप ये 100 रुपए का प्लेग बोनस, आप एक काम करिए ना, आप इसमें 50 जो रुपए है और जोड़ दीजिए और इस तरीके से हमारी सैलरी ही 150 कर दीजिए। मिल मालिकों ने कहा कि इससे तो हमारा बहुत नुकसान हो जाएगा। हाँ ठीक है, आपकी समस्या को समझते हैं और हम 100 रुपए की बजाय आपकी सैलरी 120 कर देते हैं। प्लेग बोनस 100 रुपए का खत्म होगा, 20 रुपए की सैलरी बढ़ेगी। एग्जाम्पल दे रहा हूं, इसको एज इट इज मत लेना, ठीक है। तो आपको 120 मिलेगा। किसान जो मजदूर थे वो 150 पर अड़े, मिल मालिक 120 पर अड़े और उसके बाद मजदूरों ने स्ट्राइक कर दी। उस स्ट्राइक पर वहां पर देखो जो मजदूर थे वो जाते हैं यहां पर। हाँ, तो हम क्या देखते हैं कि प्लेग बोनस का जो विवाद यहां पर छिड़ा है, प्लेग बोनस का जो यहां पर विवाद छिड़ा है उसमें अंबालाल साराभाई केंद्र में आए। अंबालाल साराभाई क्या थे? अंबालाल साराभाई जो थे वो अहमदाबाद मिल एसोसिएशन का
के अध्यक्ष हुआ करते थे, मतलब कई सारे जो मिल मालिक थे वो उनके अध्यक्ष हुआ करते थे। तो वो पहले जाते हैं अंबालाल साराभाई से और उनसे जो सैलरी है वो 1.5 गुना बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन अंबालाल साराभाई बाकी जो मिल मालिक थे उनसे बात करते हैं, वो नहीं मानते हैं, तो वो मना कर देते हैं। तब वो उनकी बहन अनसुईया साराभाई के पास जाते हैं जो कि एक समाजवादी नेता थी, और वो उनसे कहते हैं कि वो उनकी समस्या का निदान करें। अनसुईया साराभाई ने अपने बड़े भाई को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो माने नहीं। तो फिर वो जाती हैं गांधी जी को पत्र लिखती हैं और कहती हैं कि गांधी जी आप आइए, ये मजदूरों को जो अतिरिक्त पैसे हैं वो नहीं दे रहे हैं। तो गांधी जी आते हैं। मैं आपको बता दूं कि गांधी जी खुद भी अंबालाल साराभाई के बड़े अच्छे मित्र थे, लेकिन वहां पर बात नहीं बनती है। जो स्ट्राइक थी वो कंटिन्यूड रहती है गांधी जी के नेतृत्व में। थोड़े समय के बाद, लंबी स्ट्राइक के बाद, जो मजदूर हैं वो थोड़ा हताश हो जाते हैं और इस स्ट्राइक को छोड़कर जाने लग जाते हैं। तो गांधी जी को ऐसा लगता है कि उनका ये जो इनिशिएटिव है ये असफल हो जाएगा। तब गांधी जी ने यहाँ पर भूख हड़ताल की घोषणा कर दी, ये बोलकर कि जब तक मिल मालिक ये बात नहीं मानते तब तक वो कुछ भी खाएंगे पिएंगे नहीं। इस बात को लेकर जो मजदूर थे वो बड़े ही संवेदनशील हुए और वो बड़ी भारी संख्या में सारा कामकाज छोड़कर वापस से आंदोलन पर आ गए। दबाव पड़ा किसके ऊपर? मिल मालिकों के ऊपर। और अंतिम रूप में फैसला किया गया। फैसला ये हुआ कि ना तुम्हारा ना हमारा, ना 150 ना 120, 150 मजदूरों की मांग, 120 ऑफर मिल मालिकों का। फैसला हुआ 135 पर कि 135 की हाइक मिलेगी और मामला सेटल डाउन किया जाएगा। इस तरीके से अहमदाबाद मिल स्ट्राइक पहली भूख हड़ताल बनी और यहां पर भी गांधी जी का ये पूरा जो इनिशिएटिव है ये पूर्ण रूप से सफल रहा। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि आता है खेड़ा सत्याग्रह 1918 का, जिसे प्रथम असहयोग आंदोलन कहा जाता है। अब खेड़ा सत्याग्रह में पूरा मामला जो था वो क्या था? खेड़ा सत्याग्रह का जो पूरा मामला था वो मालगुजारी वसूली का था, यानी कि टैक्स वसूली का। मैं आपको बता दूं कि खेड़ा के क्षेत्र में एक भीषण दुर्भिक्ष आया। दुर्भिक्ष का मतलब एक अकाल, जिसके बाद गुजरात के जो खेड़ा जिला का पूरा एरिया है वहां पर फसलें बर्बाद हो गई। जो उपज थी वो 1/4 से भी कम हुई थी। अंग्रेजों का खुद का फैमिन कोड यानी कि अकाल अधिनियम ये कहता था कि यदि फसल किसानों की 1/4 से कम हुई है, क्रॉप यील्ड 1/4 से कम है, तो ऐसी स्थिति में जो टैक्स है वो कलेक्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो यहां पर उनके ऊपर दबाव बना था, उस दबाव के चलते, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उनके ऊपर दबाव था, उस दबाव के चलते वो यहां पर कर को माफ करने को राजी नहीं थे। वो कर माफ करने को राजी नहीं थे, और कर माफ करने को चूंकि वो राजी नहीं थे, यही कारण था कि किसानों ने यहां पर विरोध करना शुरू किया। गांधी जी को बुलाया गया। गांधी जी ने किसानों के राजस्व माफ करने की मांग की, लेकिन अंग्रेज नहीं मान रहे थे। गुजरात सभा, जिसमें किसान शामिल थे, 1919 में राजस्व वर्ष के मूल्यांकन को लागू करने की प्रार्थना के लिए सर्वोच्च शासकीय प्राधिकारियों से भी बात करी, लेकिन सरकार यहां पर पूरी तरीके से कठोर बनी हुई थी। फलस्वरूप गांधी जी ने किसानों को राजस्व अदा ना करने के लिए कहा और कहा कि सरकार को जो करना है कर ले, आप टैक्स अदा नहीं करेंगे। मैं आपको बता दूं कि कर अदा करना ये आपका एक ड्यूटी माना जाता है, और अगर आप कर को अदा ना करें तो इसे क्या माना जाता है? कर को अदा ना करना क्या माना जाता है? कि आपने असहयोग किया है। यहां पर खेड़ा जिले के अधिवक्ता थे वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक और कई युवा नेता गांधी जी के साथ खड़े हुए। किसानों ने लगान ना अदा करने की शपथ ली और गांधी जी की घोषणा थी कि यदि सरकार गरीब किसानों का लगान माफ कर दे तो लगान देने में सक्षम किसान स्वेच्छा से लगान अदा कर देंगे। दूसरी सरकार लगान वसूलने के लिए दमन का सहारा लेने लग गई। लेकिन फिर यहां पर हम क्या देखते हैं कि बात बिगड़ती चली गई। हम देखते हैं कि सरकार अंततः समझौता कर लेती है और ये कह देती है कि 1 साल के लिए जो कर है उसमें कोई भी मूल्यांकन नहीं किया जाएगा, और जो किसान कर अदा कर सकते हैं वो करें, जो नहीं कर सकते वो ना करें। इस प्रकार से एक बार फिर से अंग्रेज किसानों की इस मांग के सामने झुक जाते हैं और गांधी जी का खेड़ा सत्याग्रह भी सफल होता है। गांधी जी को इंडिया में बैक टू बैक सफलता मिल रही है और गांधी जी की इमेज रिटेन्ड। गांधी जी जो इमेज दक्षिण अफ्रीका से लेकर आए हैं वो इमेज रिटेन्ड है, उसमें कहीं कोई समस्या नहीं हो रही है। अब गांधी जी के अभ्युदय में आपने ये बातें तो समझी। चंपारण और अहमदाबाद के बाद अब गांधी जी का चौथा सत्याग्रह आता है, जिसमें उम्मीद थी कि गांधी जी एक बार फिर से छक्का मारेंगे, और गांधी जी 3 इनिंग्स में बैक टू बैक परफॉर्म कर रहे हैं। क्या गांधी जी चौथी इनिंग में यानी कि रॉलेट एक्ट के सत्याग्रह में परफॉर्म कर पाएंगे? पता नहीं। आइए समझते हैं रॉलेट एक्ट क्या है।
वास्तव में जब द्वितीय विश्व युद्ध की प्रथम विश्व युद्ध का जब क्रम चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध का, तो अंग्रेजों ने 1915 में एक अधिनियम बनाया था जिसे डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट कहा गया। ठीक है, भारतीय सुरक्षा अधिनियम। जो डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट था उसके तहत पुलिस को बहुत अधिक शक्तियां दी गई थी भारत में किसी भी प्रकार की आंदोलनकारी गतिविधि को कुचलने के लिए। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ तो वो कानून भी भंग कर दिया गया। अब वो युद्धकालीन उस कानून को शांतिकालीन कानून में परिवर्तित करने का प्रयास करते हैं और इसी उद्देश्य से वो रॉलेट एक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के ऊपर बेहतर नियंत्रण चाहते थे। सर सिडनी रॉलेट को जिम्मेदारी सौंपी गई और कहा गया कि आप एक कठोर कानून बनाइए जिसके तहत क्रांतिकारी गतिविधियों या षड्यंत्रों के ऊपर उनका बेहतर नियंत्रण हो सके। सिडनी रॉलेट, इन्होंने जिस समिति की अध्यक्षता की, उनकी सिफारिशों के ऊपर एक कानून बना जिसे रॉलेट अधिनियम या फिर रॉलेट एक्ट नाम दिया गया। रॉलेट एक्ट के कानून बहुत कठोर थे, अधिनियम बहुत कठोर थे। इस कानून को बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील का कानून कहा गया। उसके पीछे कारण क्या था? इस एक्ट के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई जिसमें उच्च न्यायालय के 3 वकील होते थे। यह न्यायालय ऐसे साक्ष्यों को भी मान्य कर सकता था जो विधि के तहत मान्य नहीं होते थे। ये 3 लोगों की कमेटी तुरंत ही निर्णय दे देती थी कि कौन अपराधी है, कौन नहीं है। एक बार इन्होंने सजा सुना दी तो इसकी कहीं अपील नहीं की जा सकती थी, यह वर्डिक्ट फाइनल होता था। न्यायालय द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार प्रांतीय सरकारों को बिना वारंट के तलाशी, गिरफ्तारी और बंदी, प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को रद्द करने आदि की शक्तियां दी गई थी। यहां पर ये जो शक्तियां थी ये इस कानून को बहुत ही ज्यादा दुर्दांत बना रही थी। युद्ध काल में इस तरीके के विधेयक बनाए जाते हैं क्योंकि सरकारों को बेहतर नियंत्रण की आवश्यकता होती है, लेकिन शांति काल में ऐसे कानूनों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अंग्रेजों ने फिर भी इस कानून को बनाया। रॉलेट एक्ट के विरुद्ध जन सत्याग्रह का आंदोलन शुरू हुआ। हमें उम्मीद थी कि प्रथम विश्व युद्ध में जिस प्रकार से हमने अंग्रेजों का सहयोग किया है, अंग्रेज उसके बदले में हमें सहयोग देंगे और जो सहयोग अंग्रेज हमें उसके बदले में देंगे उसके फलस्वरूप हमें कोई उत्तरदायी सरकार मिलेगी। उन्होंने हमें दिया रॉलेट अधिनियम। विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संवैधानिक सुधारों का इंतजार कर रही जनता को जब ये रॉलेट अधिनियम मिला तो हमें तो ऐसा लगा जैसे हमारी पीठ में किसी ने छुरा भोंक दिया हो। हमें ठगा सा महसूस हो रहा था। हमें ऐसा लग रहा था कि इन अंग्रेजों के लिए हमने अपने सैनिकों को भेजकर जाने गंवाई। ये वही अंग्रेज हैं जो हमें उत्तरदायी सरकार का वादा करते थे और वो हमारे लिए इस तरीके का कानून लेकर आ रहे हैं। इसे काले कानून का दर्जा दिया गया। गांधी जी फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में देशव्यापी आंदोलन का आह्वान कर देते हैं। इसके लिए एक सत्याग्रह सभा भी बनाई जाती है। साथ ही कानून की अवज्ञा की भी घोषणा की जाती है। इस प्रकार से ये एक सविनय अवज्ञा आंदोलन बन गया। आंदोलन जब शुरू होता है तो गांधी जी को दिशा निर्देश प्राप्त हुए। अब वो केवल मौखिक अभिव्यक्ति के आधार के बिना के बजाय वो प्रत्यक्ष कार्यवाही के लिए आगे बढ़े। किसान, शिल्पकार, शहरी, निर्धन वर्ग ये आंदोलन में बहुत ही सक्रिय हुआ। ये संघर्ष स्थायी रूप से जन सामान्य से संबंधित हो गया और सक्रिय रूप प्राप्त करने लगा। हम देखते हैं कि सत्याग्रह की शुरुआत जो है वो 6 अप्रैल 1919 को होती है, लेकिन सत्याग्रह जो है वो इसके पहले ही शुरू हो गया और थोड़ा सा हिंसक भी हो गया। आप क्या पाते हैं कि ये जो आंदोलन है ये बहुत लंबा चला आंदोलन नहीं है। ये आंदोलन यहां पर आप देखो तो 6 अप्रैल को शुरू हो रहा है। आप क्या पाते हो कि ये आंदोलन 6 अप्रैल को शुरू हो रहा है और ये आंदोलन केवल 12 दिनों तक चलेगा, यानी कि ये आंदोलन 8 अप्रैल को खत्म हो जाएगा। और ये सारी घटना 1919 की है। मैं आपको बता दूं कि इसी घटनाक्रम में बीच में यहां पर यानी कि 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। तो आप इस बात को समझो कि ये जो सत्याग्रह है वो 6 अप्रैल से 18
18 अप्रैल के बीच में रहा और 13 अप्रैल को इसके बिल्कुल बीचों बीच जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के चलते गांधी जी ने इसे एक हिमालयन ब्लंडर यानी कि बहुत अधिक बड़ी भूल कहा और उसके बाद उन्होंने इस आंदोलन को वापस भी लिया। लेकिन ये क्रम कैसे चला मैं आपको ये बता देता हूं कि इसमें हिंसा बहुत ही शुरू में हो गई। कलकत्ता, बंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, इन सभी जगहों पर जो हिंसा है वो काफ़ी तीव्र हो गई। यहाँ पर अंग्रेजों ने दमनकारी नीति को शुरू किया। अमृतसर, लाहौर में स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। मजबूर होकर सरकार ने सेना का सहारा लिया और गांधी जी ने पंजाब में जाकर स्थिति को संभालने की कोशिश भी की। लेकिन 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग में लोग हर साल की तरह बैसाखी का मेला देखने गए हुए थे। उस समय जो डायर था वो माइकल ओडायर, मैं कहूँगा माइकल ओडायर उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। इस पूरी कहानी में दो डायर हैं। एक है माइकल ओडायर जिसे बाद में उधम सिंह मारते हैं। वो नहीं था जिसने गोली चलवाई थी, लेकिन वो उससे भी दुष्ट था। वो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। गोली जनरल डायर ने चलवाई थी, माइकल ओडायर ने नहीं, लेकिन निर्देश माइकल ओडायर के थे। उसने यहां तक कहा कि पंजाब में हमें फाइटर जेट से बम गिरवाना चाहिए। तो माइकल ओडायर जो पंजाब का गवर्नर था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था, उसके निर्देशों पर जनरल डायर ने गोली चलवाई थी। मार्शल लॉ लगाया गया, सैन्य शासन लगा दिया गया था पंजाब में। हालांकि इस बारे में किसी को पता नहीं था। तो लोगों के लिए वैसाखी का दिन एक आम वैसाखी का दिन था और लोग जलियांवाला बाग में मेला देखने गए थे 13 अप्रैल 1919 को। अमृतसर में किसी भी प्रकार की कोई हिंसा जलियांवाला बाग में नहीं हो रही थी। बच्चे थे, बूढ़े थे, महिलाएं थी, मेला लगा हुआ था, लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे। हाँ, वहाँ कुछ नेता भी पहुँचे थे। उन्होंने वहाँ पर एक मीटिंग भी की थी। उस मीटिंग में 2 प्रस्ताव भी पारित किए गए थे। प्रस्ताव था क्योंकि उसके पहले 9 तारीख को डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू नाम के 2 नेताओं ने एक प्रदर्शन चलाया था हिंदू मुस्लिम एकता को दिखाते हुए, और उन दोनों ही नेताओं को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था। जब उन दोनों नेताओं को यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया था तो हमने क्या पाया कि जब उन दोनों नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया तो जलियांवाला बाग में एक प्रस्ताव के तहत ये कहा गया कि अंग्रेज एक तो कानून वापस ले और दूसरा कि डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू को वापस किया जाए, उन्हें जेल से रिहा किया जाए। इन दोनों ही मांगों के साथ यहाँ पर ये पूरा आंदोलन आरंभ होता है। लेकिन आंदोलन क्या, यहाँ पर तो केवल बातचीत चल रही थी। लेकिन फिर वहाँ पर क्या होता है कि सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल का पूरा मामला जो है वो हमने देखा था। 10 अप्रैल को इसके विरोध में जो रोष हुआ उसमें 5 पुलिस वाले भी मारे गए। इन बिटवीन मर्शला शेरवुड नाम की एक ईसाई मिशनरी थी, वो भी दंगे की चपेट में आई, उन्हें भी पीटा गया। इस बात को अंग्रेजों ने काफ़ी ज़्यादा हाइप किया और इसका इस्तेमाल किया जलियांवाला बाग मैसेकर के इस हत्याकांड को जस्टिफाई करने के लिए। मार्शल जो लॉ था उसकी जानकारी किसी को थी नहीं। तो डायर जो है वो इस पूरे बैसाखी के दिन, जो आसपास के लोग जलियांवाला बाग में बैसाखी मनाने के लिए गए हुए थे, वो वहां पर पहुंचता है और एकमात्र जो एंट्रेंस था, रास्ता था जलियांवाला बाग का, ऊंची दीवारों वाले इस बाग का, वो उस पर अपनी सेना को खड़ा करता है। लगभग 80 सैनिक थे, मतलब 80 राइफल्स, और वो तो अपने साथ मशीन गन्स भी लेकर आया था, 2 मशीन गन्स। उसने बिना किसी चेतावनी के कहा फायर, और गोलियां बरसनी शुरू हो गई। 2 मशीन गन्स 10 से 12 मिनट तक चली और गोलियां तब तक चली जब तक कि वो खत्म नहीं हो गई। उन्होंने उन लोगों को जो मरने का बहाना कर रहे थे उनके सिर पर जाकर पॉइंट ब्लैंक से भी फायर किया। जलियांवाला बाग में उस दिन लगभग 20,000 लोग थे। मरने वाले लोगों की संख्या 3,000 के आसपास रही होगी। अंग्रेज इस आंकड़े को 389 बताते हैं, 300 के आसपास, 350 के आसपास बताते हैं। ये आंकड़े निश्चित तौर पे गलत है, क्योंकि अगर आप 20,000 की भीड़ के ऊपर 2 मशीन गन्स और 80 राइफल्स के साथ अंधाधुंध 12 मिनट फायर करेंगे तो मरने वालों की संख्या 300 ही नहीं होगी। यह हत्याकांड एक तरीके का नरसंहार था। पूरा देश इस नरसंहार के बाद मौन हो गया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को वापस किया और उसके बाद जो क्रांतिकारी थे वो हिंसा के मार्ग को भी अपनाने लगे। गांधी जी भी निराश हुए।
एपीजे टेलर जो कि इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि जलियांवाला बाग नरसंहार एक ऐसी घटना थी जिसने भारतीयों को ब्रिटिश शासन से पूरी तरीके से अलग कर दिया। भारतीय समझ गए कि अंग्रेज उनके लिए नहीं हैं और उन्हें इनसे अलग होना ही होगा। 1919 की घटना ने पंजाब में प्रतिरोध और बढ़ा दिया। नौजवान भारत सभा आने वाले समय में इस जनसंहार को आधार बनाकर आंदोलन का चेहरा बनती है। उधम सिंह, जो अपना नाम राम मोहम्मद सिंह आज़ाद रखते हैं, वो जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था माइकल ओडायर, उसे जाकर गोली मारते हैं। 1974 में उनकी अस्थियों को भारत लाया जाता है। यद्यपि जो माइकल ओडायर के अलावा जनरल डायर था जिसने गोली चलवाई थी, उसे कोई सज़ा नहीं दी जाती है। वो अपना एक आम जीवन जीता है। ब्रिटेन जाने पर उसका स्वागत किया जाता है और उसे पेंशन भी दी जाती है। वहाँ के कुछ लोगों ने पैसा इकट्ठा किया। पैसा इकट्ठा करने वालों में जंगल बुक का वो राइटर रुडयार्ड किपलिन भी शामिल था। वही सबसे बड़ा डोनेशन देने वाला इंसान था। इस तरीके से जनरल डायर जिसने गोलियां चलवाई उसका कभी भी कुछ भी नहीं हुआ। माइकल ओडायर को हालांकि गोली मार दी गई। इस पूरे मामले को संभालने के लिए एक कमीशन आयोजित किया गया जिसे हंटर कमीशन कहा गया। हंटर कमीशन को बोला गया कि आप देखिए कि ये घटनाएं क्यों हुई हैं। वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए केवल नहीं था बल्कि इसका नाम डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमेटी रखा गया था, जिसका तात्पर्य यह था कि जो भी हिंसा की घटनाएं हुई हैं उन सभी की एकात्मक रूप से जांच पड़ताल की जाए। उन सभी घटनाओं की एकात्मक रूप से जांच पड़ताल की जाए। विलियम हंटर, जो कि स्कॉटलैंड के भूतपूर्व सॉलिसिटर जनरल थे, स्कॉटलैंड कॉलेज ऑफ जस्टिस के सीनेटर भी थे, उनको ये काम दिया गया। इस आयोग का उद्देश्य बॉम्बे, दिल्ली, पंजाब में उपद्रवों से जो भी असहजताएं हुई थी उनसे निपटना था। हम देखते हैं कि हंटर आयोग के सदस्य के तौर पे 3 भारतीय भी गए थे, सर चिमनलाल हरिलाल सितलवत और बॉम्बे विश्वविद्यालय के उपकुलपति जो कि और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता थे पंडित जगत नारायण, संयुक्त प्रांत की विधायी परिषद के सदस्य और अधिवक्ता सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान और ग्वालियर राज्य के अधिवक्ता। ठीक है, तो मतलब ठीक है, 3 लोग यहाँ पे गए थे ओवरऑल। हम देखते हैं कि बैठक जो उनकी दिल्ली में हुई वहाँ पर इन्होंने अलग अलग जगह पे बैठक करके गवाहों के बयान को दर्ज किया। जब इन्होंने डायर को बुलाया तो डायर बहुत ही सैडिस्टिक पर्सनैलिटी का दिखा। उससे इन्होंने बोला कि तुमने गोली क्यों चलवाई। उसने कहा कि ये लोग भीड़ में इकट्ठा क्यों हुए जब मैंने मार्शल लॉ लागू कर दिया था। तो कमेटी ने कहा कि मार्शल लॉ की जानकारी सबको थी। उसने बोला मुझे नहीं पता। बोले कहा तुमने इस बात का प्रयास किया कि मार्शल लॉ की जानकारी सबको हो। उसने बोला नहीं। बोले तो तुमने गोली चलाने से पहले वार्निंग क्यों नहीं दी। उसने बोला कि मैं वार्निंग देता तो ये सारे भाग जाते और फिर वापस आते और मेरे ऊपर हंसते। मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे ऊपर हंसे, तो इसलिए मैंने सीधे गोली चलवाई। बोले तुमने गोली जब चलवाई तो कई सारे लोग घायल थे, अगर उन्हें हॉस्पिटल लेकर जाते तो शायद उनकी जान बच जाती, तो क्या तुमने उनकी जान को बचाने का प्रयास किया। उसने बोला वो मेरा काम नहीं है। एक समय का तो ऐसा लगा कि उसे हंटर कमीशन कोई सजा दे देगा, लेकिन काफ़ी दबाव था ब्रिटिश गवर्नमेंट का हंटर कमीशन के ऊपर कि वो डायर को कोई सजा ना दें। इसके लिए उन्होंने इंडेमनिटी एक्ट भी पास किया। इंडेमनिटी एक ऐसा कानून था जिसके तहत ये कहा गया था कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के दौरान कोई गलती कर देता है तो उसे सजा नहीं दी जा सकेगी। एक तरीके का लीपापोती वाला कानून था, व्हाइट वॉशिंग बिल था। इस कानून को तो लाया ही डायर को बचाने के लिए गया था। ये बड़ा निराशाजनक था हमारे लिए कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने इतने सारे लोगों को गोलियों से भून दिया, उसको बचाने के लिए कानून लाया जा रहा है। हंटर कमीशन ने भी उसे कोई सजा नहीं दी, बस उसे नौकरी से निकाल दिया गया। और जब वो ब्रिटेन वापस गया तो उसका बहुत ही अच्छा सम्मान किया गया और उसे पेंशन भी दी गई। इस तरीके से हंटर कमीशन ने हमें बहुत निराश किया। हम चाहते थे कि डायर को कोई सज़ा मिले, यद्यपि डायर को कोई भी सज़ा नहीं मिली। कांग्रेस का दृष्टिकोण इसके बाद काफ़ी बदल गया। राष्ट्रीय कांग्रेस ने मोतीलाल नेहरू, CR दास, अब्बास तैयब जी, MR जयकर और गांधी जी के साथ मिलकर इस घटना को लेकर अपना मत रखा और तहकीकात कमेटी के तौर पर इस घटना का विश्लेषण किया। हम पाते हैं कि उसके बाद इस अमानवीय कृत्य की निंदा करते हुए मार्शल लॉ को भी क्रिटिसाइज किया गया और कहा गया कि किसी भी प्रकार से न्याय संगत नहीं माना जा सकता। इस प्रकार से हमने क्या पाया कि गांधी जी के अभ्युदय में गांधी जी के जो आरंभिक 4 आंदोलन रहे उसमें पहले 3 तो सफल हुए, लेकिन बाकी के जो
बाकी के जो दो आखिरी आंदोलन था रॉलेट सत्याग्रह, वो सफल नहीं हुआ। यहाँ पर आपका अध्याय 15 समाप्त होता है। इसके आगे की जो बातचीत होगी वो अध्याय 16 में होगी, जहाँ पर हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर थोड़ा छोटा रहा है, हमने इसे फिनिश किया है। अगले चैप्टर में हम आगे की बातों को विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उम्मीद करते हैं कि इस सेशन में आपने ब्रीफ में कुछ महत्वपूर्ण बातों को समझा और जाना। तो अगले सेशन में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों को अलविदा और बहुत बहुत धन्यवाद।